हेलो एवरीवन। मैं दिव्या आज डील करने वाली हूँ एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर जो है वो 11th एनसीईआरटी के थर्ड यूनिट का चैप्टर है। तो मैं ये सबसे पहले क्यों डील कर रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन वो सेल का स्ट्रक्चर जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी ऑर्गेनेल्स, सेल में जितना भी फंक्शन हो रहा है वो किस पे बेस्ड है, वो किस चीजों से बना है, क्या चीजें हैं जो टूट रही है, जुड़ रही है, नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो सारी चीजें जो सेल में परफॉर्म हो रही है, सेल में बन रही है, वो बायोमोलिक्यूल्स ही हैं। तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो बायोमोलिक्यूल से ही जुड़ा है, यानी कि सेल को जानना है तो उनके बायोमोलिक्यूल्स को जानना भी जरूरी है। ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स को पहले समझते हैं कि किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो अवेलेबल है हमारे बायोस्फीयर में। एंड अल्टीमेटली फिर हम सेल के बारे में बात करेंगे, देन टिश्यू, और उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारे लेवल्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल, उसके बेसिक अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की, जो कि नीट के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नियरली हम 4 क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट में। तो ये मैं एवरेज फिगर बता रही हूँ। 4 क्वेश्चंस जो है वो एवरेजली हम बात कर रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल से पूछे जा सकते हैं। आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे ना बायोमोलिक्यूल्स में, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिससे वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले ये टर्म जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। बायो मीन्स लाइफ एंड molecules means aggregate of atoms, aggregate of atoms। ठीक है। सो लाइफ को बनाने वाले एग्रीगेट ऑफ एटम्स को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स जो है वो सबसे पहले हम समझे उससे पहले जरूरी है कि हमें हम इनको सेल से एक्सट्रैक्ट करें। तो क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो एनालाइज करना तभी पॉसिबल है जब उनको सेल से निकाला जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी एसोसिएशन, ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं जिनको ऐसा स्टडी करना मुश्किल है। तो इसीलिए बायोमोलिक्यूल्स को आगे स्टडी करने से पहले हम जानेंगे इनके एनालिसिस के बारे में, यानी कि इन्हें एनालाइज कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है। सो एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दो तरीके हैं एनालिसिस करने के, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारे पास है केमिकल एनालिसिस, जिसमें केमिकल यूज किया जाता है टू एनालाइज बायोमोलिक्यूल्स। और उसके बाद है एश एनालिसिस, जिसमें बर्न किया जाता है टिश्यू को इनटू एशेस ताकि उसको एनालाइज किया जा सके। ये दो एनालिसिस जो है वो पॉसिबल है और इसके थ्रू हम बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोकस करते हैं केमिकल एनालिसिस पे। सो केमिकल एनालिसिस सबसे पहला प्रोसेस रहेगा हमारे पास, सबसे पहला एनालिटिकल मेथड जो बायोमोलिक्यूल्स में यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि केमिकल यूज हो रहा है ना, तो केमिकल यूज हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम टिश्यू लेते हैं। तो लैब कंडीशंस में, जब लैब में हम काम करते हैं तो हम जब किसी भी टिश्यू को क्रश करना होता है उसके लिए पेसल और मोर्टार यूज करते हैं। बिल्कुल वो क्रशिंग वाला जो यूटेंसिल काइंड ऑफ कह सकते हो आप, जो किचन में अवेलेबल रहता है ना। तो किचन में हम क्रश करने के लिए, काफी सारी चीजों को क्रश करने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल वैसा ही होता है ये भी, बट अल्टीमेटली क्या होता है इसमें, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें ऐड की जाती हैं टिश्यू के साथ जो कि उसे उससे बायोमोलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट करवाएगा। तो मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं। तो केमिकल एनालिसिस के दौरान हम क्या करते हैं, पहले तो टिश्यू ऐड करते हैं। तो अगर एज सच हम एनिमल टिश्यू यूज कर रहे हैं तो एडिशनली हम कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स ही यूज करेंगे। सेल वॉल नहीं होती है तो बहुत ईजी हो जाता है इसे डिग्रेड करना। बट टिश्यू के साथ साथ हम ऐड करते हैं यहाँ पे केमिकल, दैट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यानी कि Cl3, ट्राइक्लोरो है, सी, C डबल OH।
सो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है हम यूज करते हैं टिश्यू के साथ। हमने इसको डाल दिया और क्रश करना शुरू कर दिया। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज दिस एसिड हैज द प्रॉपर्टी टू डिसइंटीग्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, उसका लिपिड कंटेंट जब बाहर निकलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल के सारे कंटेंट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसी पर्पज से डाला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाए। अगर अगेन हम टिश्यू एनिमल टिश्यू यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर एनिमल टिश्यू के अलावा कोई और टिश्यू यूज किया जा रहा है, हमें किसी और पे एनालिसिस करना है, जैसे कि अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू को एनालाइज करने के दौरान हम एक एडिशनल केमिकल ऐड करते हैं, दैट इज सेल्यूलेज। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड होगा ही होगा। उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन तो करवानी है, बट सेल वॉल के लिए एडिशनल केमिकल यूज होता है। हाँ, अगर हम बात करें फंगल टिश्यू की, अगर हम फंगस ले रहे हैं तो फंगल टिश्यू के केस में हम काइटिनेज एडिशनली ऐड करते हैं। काइटिनेज, काइटिन की सेल वॉल है फंगस में। उसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया टिश्यू नहीं बनाता तो बैक्टीरिया डायरेक्टली लिखेंगे। तो बैक्टीरिया के केस में लाइसोजाइम यूज होता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए लाइसोजाइम हेल्पफुल होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल का मेजर कंटेंट है बैक्टीरिया के केस में। सो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ साथ ये पर्टिकुलर केमिकल्स रिक्वायर्ड रहते हैं अगर हम टिश्यू में एनिमल टिश्यू की जगह कोई और ले रहे हैं तो। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, क्रश करना शुरू कर दिया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब क्रशिंग होती है तो क्या बन जाएगी, स्लरी बन जाएगी। स्लरी यू कैन से पेस्ट, पेस्ट बन गया। तो हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में एक पेस्ट बना दिया टिश्यू के साथ क्रश करके, तो स्लरी बन गई। और स्लरी को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो हैवी कंटेंट्स होंगे, जो फिल्टर पेपर से या क्लॉथ, हम यहाँ पे चीज क्लॉथ यूज करते हैं, तो चीज क्लॉथ से जो पास कर जाएगा वो नीचे बीकर में आ जाता है। जो ऊपर रह गया उसको अलग हम बात करेंगे उसके बारे में। तो स्लरी जब हमने फिल्टर करी, तो फिल्टर करने के बाद सो दिस इज द फनल, ये हमारे पास फनल है। ठीक है, सो ये आ गया बीकर। सो ये बीकर है। सो अब हमने इसमें क्या लगाया, इसमें हमने ये मसलिन क्लॉथ या चीज क्लॉथ, हम जो भी यूज करते हैं अकॉर्डिंगली वो हमने डाल दिया। जो उसका पोर साइज रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हमने इसमें क्या डाल दिए, स्लरी डाल दी। हमने स्लरी पोर कर दी इसमें। ठीक है, अब स्लरी पोर कर दी तो स्लरी फिल्टर होने के बाद ऊपर कुछ कंटेंट रह गया और नीचे कुछ फिल्टर होकर आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास नीचे फिल्टर होकर आ गया उसे हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। और फिल्ट्रेट में वो चीजें होंगी जो कि एसिड में सॉल्युबलाइज हो गई थी, वो भी फिल्टर होके आ जाएंगी, है ना। तो फिल्ट्रेट जो है इसीलिए उसको एसिड सॉल्युबल पूल भी कहा जाता है। यानी कि वो कंटेंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि एसिड में सॉल्युबलाइज हो गए, लेकिन वो जो एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाए वो रेटेनेट में रह गए। यानी कि जो फिल्टर पेपर चीज क्लॉथ के ऊपर जो कंटेंट रह जाता है उसे रेटेनेट कहते हैं। एंड अनदर नेम फॉर दिस पूल इज एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी कि जो एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाए वो रेटेनेट में ही रह जाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास चीज क्लॉथ का एक पर्टिकुलर, हर एक फिल्टर पेपर का, चीज क्लॉथ का एक पर्टिकुलर फिक्स साइज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फिल्टर करेगा। ठीक है, यानी कि पोर साइज से बड़ी चीज ऊपर आ जाएगी, छोटी चीज फिल्टर होकर नीचे आ जाएगी। तो वही वही प्रोसेस रहा है यहाँ पे। अब इससे फायदा क्या हुआ, हमारे पास जो साइज, मॉलिक्यूलर साइज था ना, उसके हिसाब से ना चीजें सेपरेट हो गई। जिसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा था वो चीज क्लॉथ के ऊपर रह गया, जिसका छोटा था वो फिल्टर होकर नीचे आ गया। तो बहुत सारी चीजें पता चली हमें। पहले तो हमें पता चला कि एसिड मतलब इन कंपोनेंट्स का नेचर क्या है, यानी कि जो एसिड में सॉल्युबलाइज हो गए वो अलग हो गए, जो सॉल्युबल नहीं हुए वो अलग हो गए। दूसरा, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट जिनका हैवी था वो रह गए ऊपर, और
पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाए, जो साइज में छोटे थे तो वो फिल्टर होकर नीचे आ गए। तो पहले में ये चीजें पता चल गई, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग से इन दोनों कंपोनेंट्स को लेकर जाकर एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं इनका। एनालिसिस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं नेचर को जानने के लिए इनके, माइक्रोस्कोपी है जिसकी हेल्प से स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जा सकता है। तो अलग अलग टेक्निक्स यूज करके हम इनमें प्रेजेंट रहने वाले कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं, उनके नेचर को समझते हैं, उनका लाइट को लेकर क्या इफेक्ट है, अदर केमिकल्स को लेकर क्या इफेक्ट है, उनका सेपरेशन करते हैं। तो सब प्रोसेस जो है वो इसके बाद होता है। तो हमने क्या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को यूज करके क्या किया, हमने बायोमोलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उनका एनालिसिस किया है। ठीक है, सो ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है केमिकल एनालिसिस के दौरान। तो आप ये देखोगे हम केमिकल एनालिसिस के दौरान मेजरली फोकस करते हैं ऐसे कंपोनेंट पे जो ऑर्गेनिक है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे दोबारा आऊंगी, यानी कि एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल को याद रखेंगे। अभी इस टॉपिक पे दोबारा आने वाली हूं मैं। तब तक के लिए हम बात करते हैं एश एनालिसिस की। ठीक है, एश एनालिसिस जो है वो एक सेकेंड एस्पेक्ट है जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में, उनके एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन के बारे में, उनके एनालिसिस के बारे में। अब आप बोलो कि इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं होता क्या? होता है। मेजरली आप फिल्ट्रेट पार्ट में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स देख पाओगे, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से हम मेजरली फोकस करने वाले हैं ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स पे। तो यहाँ पे जब भी हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल की बात करेंगे तो वहां पे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स पे ही फोकस रहने वाला है। ठीक है, मेजरली। बट स्पेसिफिकली अगर हमें एश एनालिसिस की बात करनी है तो ये स्पेसिफिक एनालिसिस मेथड है जिस दौरान हम इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स और मटेरियल्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं एश एनालिसिस। सो एश एनालिसिस जो है इट्स क्वाइट डिफरेंट देन केमिकल एनालिसिस, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मेजरली फोकस करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पे जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। सो हम इसमें क्या लेते हैं, टिश्यू लेते हैं और सबसे पहले इसको वे करते हैं। वे करने के बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है वेट वेट। क्योंकि वेट वेट में अगर आप टिश्यू में अगर आप देखो तो हमारे पास सेल के अंदर भी मॉइस्चर होता है और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में भी वाटर कंटेंट होता है ना। तो जिस वजह से हमें जो पहला वेट मिलता है वो वेट वेट होता है जिसमें बहुत सारा वाटर होगा, और अल्टीमेटली हम उसे क्या कर देते हैं, टिश्यू को डिहाइड्रेट कर देते हैं, यानी कि उसका वाटर कंटेंट बिल्कुल सुखा देते हैं और हमारे पास ये वाटर जो है वो चला गया एनवायरमेंट में। ठीक है, तो वाटर कंटेंट टिश्यू से चला गया और हमने क्या कर दिया, उसको दोबारा वे कर दिया। वे करने के बाद, दोबारा वे करने के बाद अब हमें जो वेट मिला वो था डिफरेंट, यानी कि रिड्यूस्ड वेट होगा क्योंकि उसमें से वाटर रिमूव हो गया है, और जो हमें मिला है वो है ड्राई वेट। तो ड्राई वेट जो है और वेट वेट में जो डिफरेंस रहेगा, मतलब वाटर कंटेंट परसेंटेज बाय वेट जो है हमारे पास इतना प्रेजेंट था, जो भी फिगर आएगा डिफरेंशिएशन के बाद। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें वाटर का वेट मिल गया। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब वे करने के बाद हमने क्या कर दिया, टिश्यू को बर्न कर दिया इनटू एशेस, यानी कि राख बना दिया, बिल्कुल कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दी। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो गया, यानी कि कार्बन कंटेंट ऑक्सीडाइज हो गया और वो एनवायरमेंट में चला गया। हमारे पास क्या बच गई, ये राख बच गई लास्ट में। अब इस राख को क्या करेंगे, एनालिसिस के लिए ले जाएंगे। यही वो चीज है जो हमें एनालाइज करनी है, जिसमें हमें क्या मिलेंगे, हमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, कार्बन कंटेंट को बिल्कुल रिमूव कर दिया। कार्बन नहीं तो ऑर्गेनिक की हम बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इस एशिस में क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों को एनालाइज करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि केमिकल एनालिसिस के दौरान भी हमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो हम यूज कर सकते हैं। हम इसमें से कंप्लीटली ऑर्गेनिक पार्ट निकालकर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स इस तरीके से दो कैटेगरी में आ गए हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो अलग है,
और इनऑर्गेनिक पार्ट भी है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लैक करता है। ठीक है, सो ये दोनों के बारे में हम बात करें तो ऑर्गेनिक पे अगर हम फोकस करें तो हमें क्या क्या स्टडी करने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उसके बाद प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, यानी कि इनकी सिंपलर फॉर्म्स भी कंसीडर करेंगे, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे ऑर्गेनिक पार्ट है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो मैग्नीशियम है इनऑर्गेनिक के केस में, हमारे पास कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फर है। सो ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, बायोमोलिकुलर फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। सो इनके बारे में भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन ही है, जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। हमें जो मेनली फोकस करना है वो ऑर्गेनिक पे फोकस करना है। सो ये दो कैटेगरीज है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट रहने वाले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कंपोनेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर जैसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, वहीं वहां पे भी तो ये सेम चीजें प्रेजेंट है। तो क्यों हमारी बॉडी अलग है इन पर्टिकुलर अर्थ क्रस्ट के एरिया से? ठीक है, सो वो जानते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या फिगर्स दिए हैं एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में कि कहाँ पे डिफरेंस आ। तो यहाँ आप देख पा रहे हो डिफरेंशियल फिगर्स हैं जो एनसीईआरटी ने दी हैं। सो अगर आप देखो तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास 0.14% जो है वो अर्थ क्रस्ट में है। वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के केस में तो 0.50% आ रहा है ना। कार्बन की बात करें तो 0.03% जो है कार्बन अर्थ क्रस्ट में है ना। और ह्यूमन बॉडी में 18.5। वही अगर हम सल्फर को कंपेयर कर रहे हैं तो सल्फर के केस में आप देख पा रहे हो कि सल्फर के केस में भी 0.03% अर्थ क्रस्ट में सल्फर के परसेंटेज है। लेकिन वही अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो 0.3% आ जाता है ना। सो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 46.6% ऑक्सीजन है, 65% ऑक्सीजन बॉडी में है। सो अलग अलग फिगर्स जो है वो हमारे पास अर्थ क्रस्ट और बॉडी में रहती है, जिसकी वजह से आपको अलग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, लिविंग बॉडी जो है वो अलग अरेंजमेंट बनाती है, अर्थ क्रस्ट जो है वो अलग अरेंजमेंट बनाती है। तो ये है हमारे पास अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के बीच में डिफरेंस। सो अगेन एक और कैटेगराइज, क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन इन केस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रही हूँ। ये क्लासिफिकेशन जो है वो इस बेसिस पे है जो हमने केमिकल एनालिसिस किया। सो हमें दो पूल्स मिले थे, एसिड इनसॉल्युबल पूल जो रेटनेट को कहा जा रहा है यहाँ पे। इनसॉल्युबल पूल फिल्टर पेपर और चीज क्लॉथ के ऊपर रह गया था। दूसरा था एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल फिल्ट्रेट को कहा जा रहा है, जिसमें कंपोनेंट्स डिसॉल्व होकर कहां पे आ गए थे, फिल्ट्रेट में आ गए थे। ठीक है, तो अब ये सॉल्युबल पूल जो है, जैसे मैंने कहा, रेटनेट को कहा जा रहा है एंड यहाँ पे फिल्ट्रेट को कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमें क्लासिफिकेशन देता है, सेपरेट करता है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को, तो इसीलिए ये क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल जो है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, अगर हम एक्चुअल क्लासिफाई करें तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें देखने को मिले जो जो बायोमोलिक्यूल्स, वो थे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हमें मिले न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, पॉलीमेरिक फॉर्म है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। और उसके बाद हमें मिले प्रोटीन्स, अमीनो एसिड की पॉलीमेरिक फॉर्म। तो आप बोलो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन अब ये आया कि रेटनेट जो है वो तो चीज क्लॉथ के ऊपर रह गया था, फिल्टर होकर नीचे नहीं गया, ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या था, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो था ना, इट वॉज मोर देन 800 डेल्टन। 800 डेल्टन से बड़ा होने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट, ये और मॉलिक्यूल्स जो है वो चीज क्लॉथ को पास नहीं कर पाए, उसके पोर्स को पास नहीं कर पाए, साइज बड़ा था और अल्टीमेटली ऊपर ही रह गए एसिड इनसॉल्युबल पूल में।
ठीक है। सो ये था हमारे पास रीजन कि रेटिनेट जो है वो क्यों इकट्ठा हो गया था, वहां पे ये मॉलिक्यूल्स क्यों इकट्ठे हो गए थे। वहीं पे अगर हम बात करें एसिड सॉल्युबल पूल की, इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है इट इज यूज्ड टू बी लेस देन 800 डेल्टन। तो 800 डेल्टन से छोटा होने की वजह से ये कंपोनेंट्स पोर साइज को इजीली क्रॉस कर पाए और अल्टीमेटली कहां पहुंच गए, फिल्ट्रेट में पहुंच गए। और इसमें पता कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कंपेयर करते हुए चलेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इनके कार्बोहाइड्रेट के सिंपलर फॉर्म्स जो साइज में छोटी थी वो अल्टीमेटली क्रॉस कर गई पोर्स को और पास कर गई फिल्ट्रेट में। न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे थे, इसकी मोनोमेरिक फॉर्म क्या थी, न्यूक्लियोटाइड्स, वो भी छोटे थे साइज में, पास कर गए। उसके बाद प्रोटीन्स की मोनोमेरिक फॉर्म अमीनो एसिड्स। अब एक और क्वेश्चन आ गया, हमने लिपिड कहीं पे नहीं लिखा। लिपिड हमने जब क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, हमने बात की प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ये 4 कंपोनेंट्स थे। हम तो 3 मॉलिक्यूल्स की ही बात कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन। लिपिड कहाँ गए। सो लिपिड जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नेचर शो करता है, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। तो लिपिड ने क्या किया, लिपिड जो है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज लेस देन 800 डेल्टन। 800 डेल्टन से छोटा है, तो अकॉर्डिंगली उसका कहां आना बनता था, फिल्ट्रेट में। ठीक है, फिल्ट्रेट में आना बनता था। तो ये लिपिड जो है इसने क्या किया, फिल्ट्रेट में आने की जगह वेसिकल्स बना दिए। ठीक है, बड़े बड़े इकट्ठे होके बड़े बड़े मासेस बना दिए, जिसकी वजह से वो फिल्ट्रेट में पास पोर्स को पास ही नहीं कर पाया और अल्टीमेटली कहां मिला, मिला ये रेटिनेट में। ठीक है, तो रेटिनेट में मिलने की वजह से हमें लगा ये क्या है, एसिड इंसॉल्युबल पूल का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल है। तो लिपिड ने क्या किया, एक केमिकली वो साइज छोटा शो कर रहा है, बट हमारे पास फिजिकली उसने बड़े बड़े, केमिकली वो रिएक्ट नहीं किया, फिजिकली बड़े बड़े मासेस बना दिए, वेसिकल्स बना दिए हैं। तो वेसिकल्स बनने की वजह से, वेसिकल्स बनाने की वजह से वो रेटिनेट में रह गया। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो रेटिनेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सो रेटिनेट का वो हिस्सा नहीं है अपने एक्चुअल, सॉरी, ये हमारे पास फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं है, बट क्योंकि ये हमारे पास साइज छोटा शो करता है तो अकॉर्डिंगली से फिल्ट्रेट में ही होना चाहिए था। ठीक है, किनके साथ होना चाहिए था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड के साथ, पर ये उनके साथ नहीं था। ठीक है, तो अब यहां पे देख पा रहे हो एसिड इंसॉल्युबल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे, जो साइज में बड़े थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे। तो इन मॉलिक्यूल्स को बेटा हमारे इस चैप्टर में पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन दी गई है, दैट इज दीज मॉलिक्यूल्स आर बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल सिंपलर फॉर्म थे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड की मोनोमेरिक फॉर्म, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन के मोनोमर्स, अमीनो एसिड। तो दीज आर बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल्स जो फिल्ट्रेट में पाए गए। तो लिपिड जो है वो आप क्या कह सकते हो, बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल्स है या मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो लिपिड जो है वो केमिकली क्या है, बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल है। उसको किसका हिस्सा होना चाहिए था, फिल्ट्रेट का हिस्सा होना चाहिए था, बट वो कहां पे मिला, रेटिनेट के साथ। तो रेटिनेट का वो एक्चुअल ट्रू पार्ट नहीं है। ठीक है, उसने फिजिकली ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसकी वजह से वो रेटिनेट में रह गया था, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है रेटिनेट के साथ, उसकी कोई प्रॉपर्टी वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप कह सकते हो लिपिड एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और एनसीईआरटी ने ना इसमें ट्रू फिगर नहीं दिया, ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एनसीईआरटी ने सिंपली ये कहा है कि लिपिड इज नॉट अ ट्रू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, वो ट्रू मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो मतलब लिपिड को बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की लिस्ट से बाहर कर दिया है। ऑल्दो वो रेटिनेट में मिला, बट वो फिल्ट्रेट का ही हिस्सा होना चाहिए था केमिकली। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड, ऑल्दो ये सेम कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे, अमीनो एसिड प्रोटीन के बारे में जानेंगे और लिपिड के बारे में जानेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनके कॉम्बिनेशन, सब कुछ डिस्कस करने आने। ठीक है, सो यहां से एंड हुआ बेसिक ऑफ बायोमोलिक्यूल चैप्टर। बहुत ध्यान से पढ़ना है,
ये चैप्टर समझ गए, इसकी एग्जाम्पल्स के साथ साथ इसमें जितनी भी चीजें होंगी मैं सारी रिलेट करके पढ़ाऊंगी, सेल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, यही वो बायोमोलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो हर एक चीज बहुत बारीकी से ध्यान से सुननी है। ठीक है, टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ोगे याद रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बात करते हैं अपने सबसे पहले बायोमोलिक्यूल के बारे में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।